गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड्स वंस अगेन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस यूट्यूब चैनल में आप सबों को प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला के माध्यम से प्रश्नों को हल करने का तरीका और उससे जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको अपने शब्दों में देहाती लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। मकसद हम लोग का एक ही है, सीखना, आगे बढ़ना और सीखते रहना और यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के फियर को ख़त्म कर देना। लेट्स सी। करंट अफेयर में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका चौथा क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। किस चीज़ का नेशनल काउंसिल? वो जो नेशनल गंगा काउंसिल है, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं? मतलब अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं नेशनल गंगा काउंसिल का। और ये जो नेशनल गंगा काउंसिल जो बनाया गया है, इसमें और भी मिनिस्टर्स लोग शामिल होते हैं अदर देन जल मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है। उसके अलावा क्या और भी मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है इसमें? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG makes urban river management plans and river sensitive master planning mandatory for river cities। क्या मैंडेटरी कर दिया गया है? सोच लीजिए। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंडेटरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे जो नदियां हैं वो कितनी प्रदूषित है। अगर मैंडेटरी कर दिया जाए तो कितनी सरकारी हर्डल्स क्रिएट हो जाएगा, प्रशासनिक हर्डल्स क्रिएट हो जाएगा, उसको चुनौती देना, उसको देखरेख करना। तो कॉमन सेंस दैट शुड बी अराइज योर माइंड कि ऐसा नहीं हो सकता है। मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल वो जो होने वाला है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं। और आपको पता होगा इसका चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही होता है, नेशनल गंगा काउंसिल का। और इसके अलावा और भी इसमें अथॉरिटी सब आते हैं, ठीक है। जो जो स्टेट जो है जिससे होकर गंगा गुजरती है उसके चीफ मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी इसमें मेंबर के रूप में शामिल होते हैं। काउंसिल ऑल्सो इंक्लूड्स, और भी मिनिस्टर इसमें शामिल है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उनका पर्पस या कहे तो प्रपोज किया गया है उनके द्वारा कि जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ अर्बन रिवर की बात की गई है, ना कि रूरल रिवर की। तो अर्बन मैनेजमेंट प्लान्स एंड रिवर सेंसिटिव मास्टर प्लानिंग मैंडेटरी फॉर रिवर सिटीज, सिर्फ और सिर्फ रिवर सिटीज के लिए मैंडेटरी किया गया, ना कि पूरी की पूरी नदी तंत्र की सिटीज को। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक्सरसाइज पावर अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो नेशनल मिशन है गंगा के लिए, क्लीन गंगा के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है, इसको पावर कहाँ से मिलता है? क्या इसको पावर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उससे मिलता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज पावर्स टू इशू डायरेक्टिव्स रेगुलेटिंग माइनिंग एक्टिविटीज ऑन गंगा रिवर बैंक एंड एक्टिविटीज, जैसे कि इमर्शन ऑफ आइडल्स, उसके लेकर उसके जो नियम और दिशा निर्देश जारी करने का पावर है। गंगा परिहार आर द ट्रेंड वॉलेंटियर हु इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन क्लीनिंग दी रिवर गंगा। इस तरह का जनरल स्टेटमेंट हुआ तो सबको सही होना होगा, और क्या। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, एक आंसर गलत है, क्योंकि इसमें एक इसलिए गलत है क्योंकि जो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं 1986 के नहीं, बल्कि नेशनल मिशन को पावर जो मिला है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 2016 में नोटिफिकेशन निकाला गया था राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। और नेशनल मिशन क्लीन गंगा
जो ऑफिशियली रूप से कंडक्टेड किया जाता है, ताकि जो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है उसको एक तरह से दिशा निर्देश किया जा सके, उसको देख रेख की जा सके। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप नदियों में किस तरह से जो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, सीवेज उड़ेल रहे हैं, मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से एक तरह से रेगुलेट किया जाए, तो ये सब है उसका उद्देश्य। ओवरऑल कहे तो इनकरेज करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, गंगा को साफ करने में, गंगा को साफ रखने में। रेगुलरली उसका चेकअप होगा, और उस गंगा के चारों तरफ जो शहर बसे हैं, जो गांव बसे हैं, उसका एक तरह से उनको गंगा परिहार कहा गया है। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना, उनकी शक्ति का यूज़ किया जाएगा। गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा परिहार हैं या गंगा प्रहरी है, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है, क्या इसका जो घोषणा होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, वो भी प्रवासी दिवस कन्वेंशन के रूप में। बोथ NRI and organized, established by and run by NRI are conferred प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड in recognition of their outstanding achievements both in India and abroad। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन ऑन या गिवन फॉर ओवरसीज इंडियंस ड्यूरिंग प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के रूप में NRI को, या फिर PIOs को, या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इस्टेब्लिश किया जाया गया हो या रन किया जा रहा हो NRI या PIOs के द्वारा। कुछ अचीवमेंट हो उनका हाथ में, और क्या, दुनिया और भारत में भी। इसका एक ज्यूरी होता है, उस ज्यूरी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जबकि इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरशिप जो होता है वो एक्सटर्नल मिनिस्टर के पास होता है, ठीक है। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं तक, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौट के आए थे 1915 में, ये पतन सोचिए। और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, ताकि एक हाईएस्ट ऑनर्ड है वो किसको, NRI को, PIO को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को, जो कि उनके द्वारा चलाया जा रहा हो या इस्टेब्लिश किया गया हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज ए चेयरमैन फॉर द ज्यूरी कम अवार्ड्स कमेटी ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड का चेयरमैन हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, और इसका एक्स चेयरमैनशिप जो होता है वो देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर को मिलता है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही था, तीसरा गलत है, ठीक है। तो 17th एडिशन जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस का वो घोषणा हो चुका है 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1915 में भारत पर कदम रखा था अफ्रीका से वापस लौटकर। तो प्रवासी सम्मान अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है ताकि हम लोग जो बाहर रहने वाले NRI है या PIOs है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव के मतलब हिस्से हैं। I mean NRI जिस प्रकार से हम हमारे देश में रेजिडेंट जो रेमिटेंस आता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा देश की छवि को, देश की कल्चर को पूरे विश्व में फैलाना उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको याद करना पड़ेगा। उनकी योगदान को भूल नहीं सकते हम लोग। बहुत बड़ा कम्युनिटी है हमारे देश का। तो द अवार्ड इज कॉमेमोरेट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू क्रिएट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अब्रोड। दुनिया भारत को किस दृष्टिकोण से देखती है, वो दृष्टिकोण किसका होता है, वास्तव में हमारे डायस्पोरा का ही होता है। क्योंकि जिस तरह से हमारा डायस्पोरा
विश्व के अलग अलग हिस्सों में बसकर हमारे भारत की जो छवि बना रही है, वही तो उनका योगदान है। इसके अलावा इंडिया को सपोर्ट एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर ऑन द लोकल इंडियन कम्युनिटी, इसका एक ज्यूरी होता है जिसका अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होता है या होते हैं, और एक्सटर्नल मिनिस्टर जो होते हैं इसके वाइस एक्स चेयरपर्सन होते हैं, और भी मेंबर्स होते हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम अभी अभी चर्चा में था क्योंकि 2023-24 का बजट में भी घोषणा किया जा चुका है। एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इज ए न्यू इनिशिएटिव लॉन्च ऑन द लाइंस ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको आकांक्षी जिला बोलते हैं, उसी के दिशा निर्देश, उसी के नक्शे कदम पर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम का शुरुआत किया जाएगा। इस प्रोग्राम में 500 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है पूरे भारत से, और प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज ब्लॉक्स। ऐसा है क्या? नीति आयोग इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट्स विल रिलीज क्वार्टरली रैंकिंग ऑफ द ब्लॉक्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कवरिंग सेक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन। तो कौन सा सही है? क्या नीति आयोग इसके लिए एक डेटा जारी करेगी, उसका रैंकिंग जारी करेगी हर क्वार्टरली बेसिस पे? पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बताइए, दूसरा भी आपको लगता है सही होगा, और चौथा तीसरा भी सही है, ठीक है। सेंटर लॉन्च एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP, एक न्यू इनिशिएटिव ऑन द लाइंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत किस प्रकार से एक कॉम्पिटिटिव भावना, एक कोऑपरेटिव भावना को पैदा किया गया वैसे जिलों को जो कभी बीमारू, कभी पिछड़े हुआ करते थे, और यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने पूरी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था में एक बदलाव लाया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का एम था इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो लैगिंग कर रहे थे, बहुत से विकास के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं उसमें। आपको पता है कि 500 ब्लॉक को इसके तहत चुना गया है, आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया है, ये ABPV, ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत। नीति आयोग जो है एक पार्टनरशिप है, नीति आयोग का पार्टनरशिप है स्टेट के साथ, UT के साथ। क्वार्टरली बेसिस पे इन ब्लॉक को रैंकिंग, परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग करेगी, और ये परफॉर्मेंस वही जनरल परफॉर्मेंस होगा, मतलब इसमें हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, पोषण होगा, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। सेंटर, while the center has put in the place basic indicators for the ranking, states have been asked to include additional indicator। राज्यों को छूट दे दिया गया कि आप चाहे तो और कोई भी इंडिकेटर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टेट्स एंड नीति आयोग विल वर्क टुगेदर, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगा, ठीक है। लाइक द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज ब्लॉक्स। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ राज्य ही करे, अब तो ज़माना PPP का है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में हर चीज़ होना चाहिए ताकि दोनों का फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PMG दिशा। PMG दिशा का एम है डिजिटल लिटरेसी को ग्रामीण भारत में फैलाना। फ्यूचर स्किल प्राइम इज ए जॉइंटली कंसीव्ड प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI एंड नीति आयोग। तीसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI इज ए नोडल मिनिस्ट्री फॉर द ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स का जो नोडल एजेंसी क्या MITI है? थिंक अबाउट इट। चलिए इसका उत्तर बता देता हूँ मैं, इसका उत्तर B है, 1 और 3 सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको PMG दिशा बोलते हैं,
प्रधानमंत्री ग्रामीण, ध्यान रहे ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसका उद्देश्य है डिजिटली लिटरेसी को पैदा करना, प्रोवाइड करना, वो भी ग्रामीण भारत में। मीटी एंड नास्कॉम दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को टाइटल किया है, जिसका नाम है फ्यूचर स्किल। मीटी और नास्कॉम जॉइंटली उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूचर स्किल प्राइम, मतलब प्रोग्राम फॉर री स्किलिंग अप स्किलिंग ऑफ आईटी मेन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। इस प्रोग्राम के तहत आपको री स्किलिंग किया जाएगा, अप स्किलिंग किया जाएगा, ताकि आप बिजनेस टू कंज्यूमर जो बेनिफिशरी है उसका फ़ायदा उठा पाएँ। आजकल जो 10 प्रकार के जो नए नए टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स प्रोसेस, ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मोबाइल, साइबर सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये सब अब जो सुन रहे हैं ये वास्तव में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें ग्रामीण भारत बहुत कमज़ोर है बेचारा, तो उसको कैसे उनके युवाओं को रीस्किल किया जाए, अप स्किल्ड किया जाए, इसके लिए मीटी और नास्कॉम ने हाथ मिला लिया है, ठेका ले लिया है, समझ लीजिए एक तरह से। मीटी इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स का लिए? तो मीटी है। टू लाइन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट भाया डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये जो EGDI है, ठीक है, इज ए कंपोजिट मेजर ऑफ 3 इम्पोर्टेंट डायमेंशन। इसमें ई गवर्नमेंट जैसे कि ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस। आपको पता होगा सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस, एक तो जनगणना होता है और एक जाति जनगणना। दोनों में बहुत अभी चर्चा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हवा उड़ी है कि जाति के आधार पर जनगणना किया जाए, जाति के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए। द सेंसस इज ए स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज। जनगणना एक मतलब वैधानिक काम है, कानूनी काम है, वैधानिक एक्सरसाइज है, वैधानिक कार्रवाई है, जिसमें कि सभी प्रकार के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है इन द लोकल एरिया फॉर द पब्लिक स्क्रूटनी। जबकि ऑल द पर्सन इंफॉर्मेशन गिवन इन सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट और रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू द हाउस होल्ड। मतलब ये जो सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के यूज हो किए गए है, इसमें हाउस होल्ड को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ऐसा क्या? चलिए इनकरेक्ट मारिए बी या ए। सेंसस एक स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया जाता है, सेंसस एक्ट 1948 है इसके लिए, और इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे ना सेंसस से संबंधित, सब के सब कॉन्फिडेंशियल होंगे, गुप्त रहेगा, गोपनीय रहेंगे, एंड विल नॉट बी शेयर्ड विथ एनी एजेंसी, और किसी से शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है, एनी एजेंसी, गवर्नमेंट और प्राइवेट से भी नहीं। According to socio-economic caste census website, all the personal information given in a socio-economic caste census is open for use by the government department to grant। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा होगा वो सरकारी पदाधिकारी या डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, ताकि उसका इस्तेमाल ग्रांट को देने में या फिर रिस्ट्रिक्ट करने में किया जा सके। Consider the following statement regarding the Central Adaptation Resource Authority। कारा के बारे में प्रश्न है। सेंट्रल एडप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो बच्चा गोद लेता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग उससे संबंधित प्रश्न पूछने जा रहे हैं। जो केंद्रीय दत्तक साधन अथॉरिटी है कारा, सेंट्रल एडप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। कारा is a designated
as the central authority to deal with inter-country adoption in accordance with the provision of the Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993। देखिए, बच्चों को गोद लेना उसके लिए कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन, और यूपीएससी में इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। तो कारा क्या उसी लाइन पे काम करती है? कारा डज नॉट डील विद द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबंडन्ड और सरेंडर चिल्ड्रन। कारा क्या जो अनाथ बच्चे हैं, जिसको सरेंडर करके कोई मंदिर में कोई छोड़ के चला गया बच्चा, कोई फेंक दिया कूड़ा में, तो उन बच्चों का कोई डील नहीं है क्या कारा के तहत? ये तो ऑटोमेटिक कोई भी छाट देगा इसको। 3 तो ऐसे गलत हो गया। चलिए, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेस अथॉरिटी जो कारा है, एक सबसे पहली बात तो ये वैधानिक निकाय है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? जितने भी गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको स्मूथ बनाना, उसको पारदर्शी बनाना, उसको वैध बनाना, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करना। तो जितने भी हमारे देश में एडॉप्टेशन की प्रक्रिया चलती है उसके लिए कुछ मैंडेट गाइडलाइंस, कुछ मॉनिटर करना, ताकि मतलब गलत तरीके से बच्चों को खरीद फरोख्त ना होने लगे। वो भी एक देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर की बात भी चलती है। कारा इज डेजिग्नेटेड इज ए सेंट्रल अथॉरिटी। कारा को एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दिया, केंद्रीय एक तरह से नियामक बना दिया गया ताकि वो डील करे इंटर कंट्री एडॉप्टेशन में। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, और इसके लिए प्रोविजंस है विश्व में, हेग कन्वेंशन बोलते हैं उसको, जिसको 1993 में हम लोग अडॉप्ट किए गए हैं। उसके हम लोग रेटिफाइड भी हैं, 2003 में उसको रेटिफाई किए थे। तो उसी रेटिफिकेशन के आधार पे, उसी के गाइडलाइंस के आधार पे हम लोग अपने देश में कारा का स्थापना किए हैं, ताकि हम लोग भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखें। जो बच्चे, जिसके माता पिता गलती से उस बच्चे को धरती पर ला लेते हैं, या फिर किसी कारणवश उस बच्चे को फेंक कर चले जाते हैं कहीं पर, या अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, या मर जाते हैं किसी दुर्घटना में, तो उस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तो इसके लिए है कारा। कारा primarily deals with adoption of orphan, abandoned, surrendered children through its associated और recognized adoption agency। इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां बनाई गई है, उसके लिए वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाता है, उसके लिए लोगों को प्रशिक्षण किया जाता है, ताकि ये इस क्रिया को करने, इस प्रक्रिया को स्मूथ बनाने के लिए आगे आए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। लेट्स सी समथिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल होगा। इथिलीन ग्लाइकोल, यू नो अबाउट दैट। जाड़े के दिनों में इसका इस्तेमाल होता है, खास करके जम्मू कश्मीर या ठंडे इलाकों में, या वेस्ट, जहाँ जहाँ लो टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ पानी बर्फ़ में जम जाता है, तो उसको पिघलाना बहुत ज़रूरी है। तो पेट्रोल भी तो जम जाएगा, तो ईंधन कैसे चलेगा? तो उसको कैसे गलाइएगा? तो एक एंटीफ्रिज के रूप में इथिलीन का इस्तेमाल होता है। ये सब तो मैंने बता दिया। चलिए, इथिलीन ग्लाइकोल इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस अल्कोहलिक कंपाउंड दैट कैन बी फैटल इफ कंज्यूम। मतलब ये एक तरह से दारू है, जिसको आप पी लिए तो चलेगा भीतर, भीतर मतलब ऊपर, मर भी सकते हैं आप। तो ये मतलब कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऐसा कुछ क्या? इट इज मोस्टली यूज एज ए ऑटोमेटिक एंड ऑटोमोटिव, जो हमने आपको बता रहा था, एंटी फ्रीज, एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स। कॉमन सी बात है। इट इज एन ए सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। मूर्खता वाला बात कहाँ बात करते हैं आप? तो करेक्ट चुन लीजिए, 3 तो ख़त्म कर दीजिए उठा के से ही। तो पहला तो आंसर सही है कि अगर इथिलीन ग्लाइकोल बेटा पी लिया तो ये आपकी जान ले सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। लेकिन ये एक तो रंगहीन है, दूसरा इसका कोई स्वाद नहीं होता है, और एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। स्वीट टेस्टिंग होता है इथिलीन ग्लाइकोल का, इसे सिरप और विस्कस लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। और ये जो स्वीट टेस्टिंग इथिलीन ग्लाइकोल जो एक सिरप के रूप में है, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में होता है। इट इज मोस्टली यूज एज ए ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज। जो वाहनें होती हैं उनके ईंधन
को जमने से रोकता है। एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर फाइबर इट इज ऑल्सो फाउंड इन सेवरल प्रोडक्ट, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टंप पैड में हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉल पॉइंट के पेन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट, पेंट्स, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS के तहत इतना अन्य क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। देखते हैं, यही है एथिलीन ग्लाइकोल। ये है केमिस्ट्री। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में BSc किया है तो मैंने आपको और कुछ बताऊँ तो बोलिए, छोड़िए रन दीजिए। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC कीजिए। एक तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, अल्कोहलिक कंपाउंड होता है, फाउंड इन मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे कि आपको बॉल पॉइंट बताया गया, सॉल्वेंट बताया गया, पेंट बताया गया। देखिए सिरप भी, आप जब सिरप पीते हैं ना तो उसमें इथिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, लेकिन वो स्वीटिश सिरप होता है जो हल्का हल्का नशा देता है, ठीक है। कभी कभी इसका रॉ मटेरियल के रूप में पॉलिस्टर बनाने में, फाइबर बनाने में, टायर बनाने में, ऑटोमेटिक एंटीफ्रीज के रूप में। हालांकि ये जहरीला है भैया, अगर आप उसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं, पी लेते हैं और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। हार्ट अटैक आ सकता है इससे, किडनी डैमेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये जो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग तपेदिक बोलते हैं, जिसकी मतलब अभी चिंता बहुत हो रही है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की जो संख्याएं हैं उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, इन्फेक्शन है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। इज इट राइट? नॉट ऑल पीपुल हु बिकम इन्फेक्टेड विद TB विल डेवलप सिम्टम्स। ऐसा होता है कि क्या क्या कभी कभी होता है कि TB किसी को मतलब इन्फेक्टेड कर गया, लेकिन उसको उसका सिम्टम्स मतलब लक्षण दिखबे नहीं करेगा। ऐसा भी है क्या? द डिजीज अफेक्ट्स ओनली ऑन द लंग्स एंड नॉट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप रामानुजन के बारे में सुने होंगे, उनको TB था। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्ति को भी TB था, ठीक है। तो TB से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। पहले तो TB होता था तो पूरा गांव गांव से फैल जाता था, अब तो कुछ बहुत सारा डॉट्स वगैरह वगैरह आ चुका है। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से, पहला सही है और तीसरा बिल्कुल ही बिल्कुल बकवास गलत आंसर दिया हुआ। एक और दो सही है। ट्यूबरक्लोसिस कहिए या फिर ट्यूबरक्लोसिस कहिए, TB, तपेदिक कहिए, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। नॉट ऑल पीपल हु बिकम इन्फेक्टेड विद TB विल डेवलप सिम्टम्स। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्यूबरक्लोसिस यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के झटके में आते हैं, लेकिन आप उससे बच के निकल जाते हैं, जिसकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। दोज हु डू नॉट बिकम इल और रेफर्ड एज ए हैविंग ए लेटेंट TB, मतलब उसको लेटेंट TB बोलते हैं, एंड कैन नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन टू द अदर्स, और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। while those who become ill with active TB disease have symptoms like उसको कॉफ़ी आएगा, कॉफ, ब्लड आएगा उसके थूक में, ठीक है, उसका छाती दर्द करेगा, उसको कमजोरी लगेगा, उसको वेट लॉस, चक्कर आएगा, फीवर, बुखार भी आ सकता है, और बहुत ज़्यादा पसीना आएगा नाइट में, ठीक है, रात में। तो ये सब अगर लक्षण आपको दिखे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से चेक कराइए। द डिजीज यूजली अफेक्ट्स द लंग्स, जनरली ये आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, बट इन सीरियस केसेस इट कैन अदर पार्ट, जैसे कि ये पूरी बॉडी को डैमेज कर सकता है और आप मर भी जाइएगा अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हमारे देश के बहुत से महान महान लोगों का मौत TB से हुआ है, ठीक है, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा याद आता है रामानुजन की। अगला क्वेश्चन है थायराइड से। ये पाइथोरॉइड टेक्नोलॉजी दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये हाइड्रोइड कहिए, पाइथोरॉइड कहिए, क्या है ये? वेस्ट मैनेजमेंट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जी, आपका नहीं। वास्ट वाटर, ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ तिरुपति, ये तिरुपति का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम, उन्होंने एक दुनिया का नहीं बल्कि भारत का सबसे लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। और ये प्लांट एडॉप्ट करता है
पाइथोरॉइड टेक्नोलॉजी। इस ऑपरेशन में होता क्या है, इस टेक्नोलॉजी में वेस्ट वाटर को सेडिमेंटी प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इसमें जो गंदगी है, जो सॉलिड मैटर है, उसको छान लिया जाए और उसके बाद वाटर को फ्लो किया जाता है सर्पेंटाइन मोशन से। सब सरफेस चैम्बर से गुजारा जाता है, मल्टीपल उसमें बैरिकेड्स होते हैं। उसके बाद उसको सैपलिंग किया जाता है, उसमें प्लांट को लगाया जाता है। सैपलिंग आर प्लांटेड एट द टॉप ए पोरस मीडियम कंटेनिंग ग्रेबल एंड स्टोन, उसमें पत्थर छोटा छोटा स्टोन होता है, विच हेल्प्स टू एलिमिनेट द ऑर्गेनिक मैटर। आगे द वाटर इज मेड टू फ्लो, उसके बाद उस पानी को बहा दिया जाता है थ्रू द एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स, ताकि उसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम से कम किया जा सके, 5 mg किया जा सके, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा होगा ना, वो पानी उतना सड़ा होगा। जैसे जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटता जाता है तो पानी की शुद्धता बढ़ती जाती है, पानी में जो बैक्टीरिया जनित रोग जानू जो कारक है वो घटते जाता है, तो उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन चारकोल समथिंग समथिंग विच इज लोअर देन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 10 mg पुट इन प्लेस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो समझ में आ गया आपको ये पाइथोरॉइड टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप किया गया है CSIR द्वारा, और इसमें और भी सहयोगी है NEERI के द्वारा भी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी। Environmental enteropathy is a disorder of chronic lung inflammation. The disorder is intricately connected to the poor environmental condition. It impacts the normal growth and cognitive development of children, leading to anemia, stunting and wasting. जिस देश का वातावरण खराब हो, जिस देश के वातावरण का वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ पर ये सब क्रोनिक लंग इन्फ्लेशन से जुड़ा एक बीमारी जिसको इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी बोलते हैं। आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी जो पाचन क्षमता है उसको डिसऑर्डर कर देता है, उसी से ये जन्म हुआ है। इसी के बारे में तीनों का तीनों कथन सही है कि 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। एक सिंपल टर्म है इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी। एंट्रोपैथी देखो क्या है, एक डिसऑर्डर है, इज ए डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन which prevents the proper absorption of nutrients, rendering them effectively useless। मतलब इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है वो प्रक्रिया है, मतलब इंटेस्टाइन आपका डिसऑर्डर हो जाता है, काम ही नहीं कर पाएगा ठीक से, ना तो आप भोजन को चबा पाइएगा, मुंह से चबा लीजिएगा उसको पचा नहीं पाएगा, उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। शॉर्ट में कहिए तो वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही घटिया है और वहाँ रहने वाले लोग बेचारे कर क्या पाएंगे, तो उनको हो जाता है इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी। डायरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन एंड इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी टुगेदर, तीनों मिलकर एक नॉर्मल ग्रोथ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं और आगे चलकर एनीमिया, स्टंटिंग यही सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकोसिस से संबंधित। सिलिकोसिस इज ए पार्ट ऑफ pneumoconiasis family of disease described as a occupational disease due to dust exposure। धूल में जब जैसे कोयला का धूला है या किसी प्रकार का धूल का एक्सपोजर जब होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आपको सिलिकोसिस हो जाएगा। एक तरह से ये आप समझ लीजिए निमोनिया टाइप का रोग है, मतलब निमोनिया फैमिली का एक रोग है। दे आर इनक्योरेबल, cause permanent disability and are totally preventable by available control measure and technology। Of course, I think that could be curable, that could be preventable, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, इसलिए मैंने दोनों सही बता दिया। राजस्थान जो है वो टॉप मोस्ट शेयर ऑफ 17%, 17% वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन कंट्री। एक और योगदान तो दूसरी ओर, एक और वरदान तो दूसरी ओर अभिशाप। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, राजस्थान जो है वो पूरे भारत में जितना भी मिनरल प्रोडक्शन होता है उसका 17% उत्पादन में योगदान देता है। लेकिन एक बात याद रखिए,
वहीं के लोग फर्स्ट टू नोटिफाई सिलिकोसिस एज एन एपिडेमिक इन 2015, और राजस्थान में इसको महामारी घोषित कर दिया गया अंडर द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957। राजस्थान का एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 ने सिलिकोसिस को महामारी घोषित किया 2015 में। उसी के कारण ये चर्चा में है। तो सिलिकोसिस ये पार्ट ऑफ निमोकोकस फैमिली का डिजीज है, जिसमें खास करके जो पेशेवर लोग होते हैं, जो धूल कोयला कि कितने प्रकार का जो धूल होता है उसके संपर्क में जब आते हैं तो उनको ये होता है डस्ट एक्सपोजर से। हालांकि ये इनक्यूरेबल है, क्यूरेबल नहीं है भाई, क्योंकि ये आप इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। ये आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी, आप में अयोग्यता पैदा कर देगा, डिसेबल बना देगा आपको। टोटली प्रिवेंटेबल बाय अवेलेबल कंट्रोल मेजर एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इसको अगर आप तकनीक से रोकना चाहते हैं तो दैट कुड बी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जूस मिशन इज नासा जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर मिशन है। जूस मिशन नासा का है। लूना 25 इज प्लान लूनर लैंडर मिशन बाय रसिया रोसकोस्मोस स्पेस एजेंसी। लूना 25 दैट इज रसिया से है, ये रोसकोस्मोस। साइकी इज ए नासा mission that will explore a meteoric asteroid called 16 Psyche. Which of the above is correct? Think about it. C is the right answer, 2 और 3, क्योंकि जो यूरोप स्पेस एजेंसी है ESA, उसका प्लान है जुपिटर आइस मून एक्सप्लोर करने का 2023 तक, ठीक है, ना कि नासा का। तो जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर मिशन जो कि है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, जूस मिशन जिसको बोलते हैं। तो जूस मिशन जो होगा वो कंप्लीट होगा 35 फ्लाई बायस नियर जुपिटर एंड विल मेक डिटेल ऑब्जर्वेशन अबाउट द गैस जायंट, इट्स 3 लार्ज ओशियन बियरिंग मून्स, जिसमें कि यूरोपा, गैनीमीड, कॉलिस्टो। तो याद रखिए, यूरोपा, गैनीमीड एंड कॉलिस्टो इज द मून ऑफ किसका किसका जुपिटर का। Apart from the exploring Jupiter's environment in depth using 10 sensors aboard, the mission will also characterize its moons as both planetary objects and potential habitat. सोचिए, धरती पर तो जीवन बर्बाद करके हम लोग कहाँ पर रहने की कल्पना करने सोच रहे हैं? जुपिटर के ग्रहों पर, उपग्रहों पर, गैनीमीड में, यूरोपा में, कॉलिस्टो में। इंसान इतना बेवकूफ होता चला जा रहा है। रसिया का जो रोसकोस्मोस है वो स्पेस एजेंसी है जो मतलब दिमाग लगा रहा है, प्लान कर रहा है कि 2023 के जुलाई तक में हम लूना 25 भेजेंगे मून में। लूना 25 इज दी रसिया का स्पेस प्रोग्राम है। बस इतना ही है कि लूना 25 का प्लान क्या है, एक लैंडर मिशन को भेजने का, जो कि पहला फर्स्ट होगा सोवियत यूनियन लूना 24 मिशन का, 1976 में भेजा था। उसके बाद जो होगा अब होगा साइकी, जो है वो नासा का मिशन है। साइकी इज ए मिशन ऑफ नासा, जो कि 225 किलोमीटर मेटॉलिक एस्टेरॉइड, जिसको कोल्ड साइकी बोलते हैं, साइकी, ठीक है, 16 साइकी। नो स्पेसक्राफ्ट हैज एवर विजिटेड एन ऑब्जेक्ट लाइक 16 साइकी which is thought to be exposed core of Demolished planet. बस इतना समझ लीजिए, साइकी इज ए नासा मिशन, दैट्स ऑल। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। साउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर। साउंड लिक्विड में तेज चलता है भाई, उससे ज़्यादा तेज तो सॉलिड में चलता है। मेराइन एनिमल्स आर नन टू यूज साउंड टू नेविगेट, फाइंड फूड, प्रोडक्ट। कॉमन सेंस की बात है, इट्स राइट। डॉल्फिन्स यूज इकोलोकेशन इन ऑर्डर टू लोकेट फूड एंड ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स राइट। तो 2 और 3 सही है। तो डॉल्फिन्स आर सोशल मैमल्स, सामाजिक स्तनपायी हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं, अपने विसल साउंड को निकालते हैं, क्लिक करते हैं। दे यूज इकोलोकेशन,
इन ऑर्डर टू लोकेट फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, इकोलोकेशन के सहारा से अपने भोजन को ढूंढते हैं, खाना को ढूंढते हैं। देयरफॉर एंथ्रोपोजोनिक नॉइज जो है, जो कि बड़े बड़े जहाजों से लाखों गुना ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जो चिंता का विषय है। तो एंथ्रोपोजेनिक नॉइज कमिंग फ्रॉम लार्ज कमर्शियल शिप्स, मिलिट्री सोनार, ऑफशोर ड्रिलिंग और सीवरली इम्पैक्ट देयर वेलबींग, उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है। मनुष्य ने कहीं नहीं छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ा है, हर जगह घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। Marine animals are known to use sound to navigate, find food and protect themselves. क्योंकि आपको पता होना चाहिए साउंड जो है ना वो फास्टर ट्रेवल करता है वाटर में देन एयर। इट मेक्स फॉर एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन कन्वे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इससे आसानी से लंबी दूरी को साउंड को भेजा जा सकता है। तो साइंटिस्ट का बिलीव है कि फिश स्पीशीज जो कि साउंड पे डिपेंडेंट है रिप्रोडक्टिव के लिए, अपने मेल अट्रैक्ट मेटिंग के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने कॉर्टशिप के लिए, अपने चॉइस के लिए, मेट चॉइस के लिए, वो सब के सब प्रभावित हो जाएंगे। हाउएवर सेवरल स्टडी एंड इंसिडेंट हैव दिखा दिया है कि साउंड्स मेड बाय ड्रिलिंग, कमर्शियल शिप्स, मिलिट्री ऑपरेशन, इससे मेराइन लोगों की ज़िंदगी जो है डिसरप्ट हो गई है। तो इंसान को एक संतुलन बना के कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े बम विस्फोट, परमाणु विस्फोट शैल के अंदर करना स्टार्ट कर दिया आप, या फिर ड्रिलिंग इतना हो रहा है, सो कॉल्ड हम लोग ब्लू इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एसडीजी की बात कर रहे हैं। हम लोग पोली मेटोलिक नोड्यूल्स को खोजने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग समुद्री पर्यावरण को ही खो दें। तो मनुष्य को थोड़ा सोचना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जो संसाधन है उन संसाधनों में जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की जरूरत है। निम्नतम साधन में उत्तम जीवन जीने के लिए उत्तम तरीके खोजने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ साधनों को जुटाने से संसार बेहतर बन पाएगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द मेन रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज अंडर न्यूट्रिशन। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका सबसे बड़ा कारण भारत में अल्प पोषण है। क्या ये सही है? अंडर प्रेजेंट देयर इज नो वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेशनल या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड WHO। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस का टीका, या टीका मतलब वैक्सीन, अभी तक बन पाया है नहीं? पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा आप नहीं जानते हैं तो मत जानिए, तीसरा जानते हैं कि नहीं बताइए। तो तीसरा तो जानते ही हैं, सही है तीसरा। BCG वैक्सीन तो बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, BCG वैक्सीन जो कि 100 साल पुराना है टीबी के लिए। बच्चों को सबसे पहले तो BCG का ही टीका लगाया था भैया। तो किस लिए? BCG का वैक्सीन जो है वो टीबी के लिए है, वो 100 साल पुराना है। ठीक है। नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे जो कि कंडक्टेड किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड WHO के द्वारा। अभी अभी आपको पता होना चाहिए कि भारत ने गोल रखा है कि वो टीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देगा 2025 तक, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। द प्रिवेलेंस वाज 300 पर 1 लाख बैक्ट्रोब्रेजिकली confirmed TB cases. In India, the main risk factor for TB वो है अंडर न्यूट्रिशन। इसी कारणवश टीबी को कभी कभी लोअर इकोनॉमिक डिजीज भी कह देते हैं, खास करके जिसके परिवार में माली हालत बहुत खराब है, जिसको खाने के लिए भोजन जुगट नहीं पाता है। अभी भी 25% जनसंख्या जो है वो भूखमरी का शिकार है। अभी भी हम लोगों का 75% जनसंख्या पीडीएस के अपना भोजन भरता है पेट। तो न्यूट्रिशन की दूर की बात, क्योंकि हम लोग सो कॉल्ड कभी कभी कहते हैं ना कि जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है,
तो इस बात को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि अभी भी देश की इनकम, माली हालात ठीक ठाक नहीं है, अभी भी लोग अल्प पोषण के शिकार हैं, अभी भी लोग एनीमिया के पीड़ित हैं, अभी भी हम बच्चे स्टंटिंग वेस्टिंग के शिकार हैं। तो टीवी तो पकड़ेगा ही भैया। Why are the bacteriophages seen as a possible therapy against multi-drug resistant strain of many bacteria? ये जो बैक्टीरियोफेजेज होता है एक थेरेपी है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। जो कि आपको पता होगा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, या देखिए हम लोग जो दवाई खा रहे हैं ना इतना ज़्यादा मात्रा में, उस पर बैक्टीरिया इतना हावी हो गया है, एडिक्टेड हो गया है कि उस पर उसका कोई असर ही नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट बोलते हैं। तो पता चला है कि जो बैक्टीरियोफेज इज सीन पॉसिबल थेरेपी, तो बैक्टीरियोफेज एक तकनीक है जिसके मदद से अभी जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है उसको मतलब थोड़ा बदला जा सकता है। दीज आर यूबीक्विटस वायरस found where bacteria exist and can kill the bacteria. They do not contain any RNA or DNA and thus cannot be infected by bacteria. Which are the correct? DNA भी नहीं है, RNA भी नहीं है, ऐसा होता है क्या? Bacteriophage is a type of virus. Bacteriophage एक तरह से वायरस का समूह है that infects bacteria, जो कि बैक्टीरिया को ही चपेट में ले लेता है। In fact, word bacteriophage, इसका लिटरली मीनिंग जो होता है ना वो बैक्टीरिया ईटर होता है, वो बैक्टीरिया को खा जाएगा। बिकॉज बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉय देयर होस्ट सेल, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है ना उसके होस्ट सेल को ही चबा जाता है। ऑल बैक्टीरियोफेजेस आर कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, जितने भी बैक्टीरियोफेजेस सब में न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल पाया जाता है, दैट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स दे आर comprised of a protein capsule around an RNA or DNA genome. Okay. Consider the following statement regarding distributed laser technology, DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक डिजिटल सिस्टम जो कि रिकॉर्डिंग करेगा ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट इन विच डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। मतलब किसी चीज़ को, सामान को आप खरीद रहे हैं या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होगा वो एक साथ कई स्थानों पर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को एक ही समय में रिकॉर्ड करके रख लेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन जो है इसका एक प्रकार है। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस, जैसे कि आप अपरंपरागत जो हमारे जो परंपरागत ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें हम लोग डेटाबेस को सुरक्षित रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हैव ए सेंट्रल डेटा स्टोर और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनलिटीज। विच आर द करेक्ट? एक दो तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सेंट्रल डेटाबेस क्यों होगा? मैनिपुलेट करने के लिए क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजी जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है हमारे आने वाले डिजिटल युग में। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें कि रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ एन एसेट इन विच द ट्रांजैक्शन एंड देयर डिटेल्स आर रिकॉर्डेड मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। आपके घर के कोई व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करता है और उससे वो डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो उसका ट्रांजैक्शन का डेटा जो हो सकता है आपके पास, सरकार के पास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबके पास इकट्ठा होती जाए। प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हुए परंपरागत ट्रेडिशनल डेटाबेस के विपरीत ये जो DL डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है उसका कोई सेंट्रल डेटा स्टोरेज नहीं होगा और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसको फंक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन है उसी तरह उसका कोई सेंट्रल एजेंसी तो नहीं है ना, उसको कोई कंट्रोल करने वाला तो नियामक एजेंसी नहीं है ना।
whether distributed ledger technology such as blockchain will revolutionize how governments, institution and industry work is an open question. अब सरकार उसको काम कैसे लेगी, सबसे बड़ा चुनौती तो यही है, क्योंकि इसका कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं होगा, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, किसी का दादागिरी नहीं चलने वाला इसमें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्पेसिफिक काइंड है ऑफ डीएलटी का, जो कि केम टू प्रोमिनेंस आफ्टर बिटकॉइन। ये तब ज़्यादा फेमस हुआ जब बिटकॉइन नज़र में आया, क्योंकि बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल आज धड़ल्ले से हो रहा है, और वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी को मानता तो देता ही नहीं है, उसमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी एक साथ कई जगह डेटा को स्टोरेज करने की मतलब अनुमति देता है, लेकिन उसका कोई नियामक एजेंसी तो नहीं है ना। क्रिप्टोकरेंसी सच एज बिटकॉइंस यूज कोड टू इनक्रिप्ट ट्रांजेक्शन एंड स्टैक देम अप इन ब्लॉक्स, क्रिएटिंग ब्लॉकचेन्स. It used the code of that differentiated cryptocurrency from the other virtual currency. इससे पहले आगे बढ़े, रुक जाइए। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। करंट अफेयर में बहुत कुछ रहा। सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है। वैसे सारे कंट्री जो टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। इज इट राइट? इंक्लूजन इनटू ग्रे लिस्ट का मतलब है आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए तो FATF other members to carry out due diligence measures via listed country. तो FATF के बारे में जान चुके हैं, एक और दो तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल बकवास। Countries considered as a safe haven for supporting terror funding, money laundering, they are put into FATF grey list. जो आतंकी फंडिंग करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में रखेगा। ग्रे और ब्लैक लिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट ऑफिशियल FATF लेक्सिकॉन। ये कोई FATF का कहना नहीं है कि ग्रे और ब्लैक, ये सब हम लोग अपने इच्छा से, दे डेजिग्नेटेड कंट्री दैट नीड टू वर्क ऑन कंप्लाइंग विथ FATF डायरेक्टिव्स एंड दोज हु आर नॉन कंप्लायंट रिस्पेक्टिवली. At the end of every plenary meeting, FATF comes out with two lists of the country. The grey countries are designated as a jurisdiction under the increased monitoring. उसको अब वो जो है ना निगाहों पे आ जाएगा, उनका मॉनिटरिंग भयानक ढंग से किया जाएगा। वर्किंग विद द FATF टू काउंटर क्रिमिनल फाइनेंस एक्टिविटीज, जैसे कि सच कंट्रीज द watchdog does not tell other members to carry out due diligence, ठीक है, ड्यू डिलीजेंस मेजर्स via the listed country, but does tell them to consider the risk such countries poses. अगला क्वेश्चन है नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन एग्रीमेंट इज ए बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन। नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ है? नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन एग्रीमेंट एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन इज agreement is a bilateral and nuclear weapons control treaty between two South Asian states, India and Pakistan, on reduction of nuclear arms and pledge not to attack or assist foreign powers to attack on each nuclear installation and facilities. सीधी सी बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक संधि की गई है ताकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा और ना ही किसी दूसरे देश को पनाह देगा
कि वो ऐसा करे। ट्रीटी हालांकि इसमें कुछ बेयर्ड है। इट्स सिग्नेचर टू कैरी आउट ए सरप्राइज अटैक on each other's nuclear installation and facilities. The treaty provides a confidence-building security measure. Environment and retain या refrain each party from undertaking, encouraging, or participating in directly or indirectly any action against या aimed at causing destruction or damage to any nuclear installation or facility in each country. जनवरी 1992 में इंडिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअली या एनुअली एक्सचेंज लिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मिलिट्री एंड सिविलियन न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज़। तो हम लोग के पास कितना न्यूक्लियर फ्यूल है, कितना बम है, न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ भी जितनी फैसिलिटीज है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को इसकी लिस्ट देता है, एक्सचेंज करता है 1993 से। Which of the following statement describe वासेनार अरेंजमेंट? एक एग्रीमेंट है यार, किस चीज का वो तो बताओ। आर्म्स एंड डुअल यूज। सी वासेनार अरेंजमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो वासेनार अरेंजमेंट WA उसको फॉर्मली रूप से 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था और 42 मेंबर इसने सिग्नेटरीज है, जिसमें कि 42 मेंबर जिनके बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि परंपरागत वेपन्स और डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा होना चाहिए। जितने भी P5 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें चाइना को छोड़ दिया जाए, तो उनके सिग्नेटरीज है वासेनार एग्रीमेंट का, ठीक है, अरेंजमेंट्स का। भारत की क्या बात है, इंडिया बिकम इट्स मेंबर, भारत भी इसका मेंबर है 2017 से, और 2023 में इसका चेयरमैन भारत ही करेगा वासेनार अरेंजमेंट्स का। और क्योंकि एक मेंबर होने के नाते इज ए रिकॉग्नाइज टू ए डुअल यूज टेक्नोलॉजी, इसके पास भी, भारत के पास डुअल यूज टेक्नोलॉजी होगा। वासेनार अरेंजमेंट इज ए सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इट इज़ ए नॉन सिग्नेटरी ऑफ NPT। हम लोग NPT का सिग्नेटरी ना होने के बावजूद भी हम लोग को डुअल यूज टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा। एंड ट्राइंग टू बिकम ए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, सर हम लोग एनर्जी का मेंबर बनने के लिए अब तैयार है, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से खींचा जाए इसमें। आपको पता होना चाहिए कि वासेनार जो अरेंजमेंट है इसका मुख्यालय जो है, सचिवालय जो है वो वियना में है। इसका जो प्लेनरी मीटिंग चेयर होता है वो रोटेट करता है हर साल, तो हर साल तो 2023 में चेयरमैन हम लोग के पास है, इसलिए चर्चा में था। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टोडियन एजेंसी 21 फॉर 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडिकेटर, तो बहुत अलग क्वेश्चन है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर FAO, SDG इंडेक्स दे। FAO is a custodian of UN agency for SDG indicator and is contributing agency for further 5. In the capacity, FAO is supporting countries' efforts is monitoring in 2030 agenda. Consider the following statement regarding ASEAN के बारे में बताइएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में, कि आसियान को है इस्टेब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। इज इट राइट? आसियान को क्या बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बनाया गया था? लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया आसियान के मेंबर्स हैं। इन द चेयरमैनशिप रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन कंसेंसस ऑफ मेंबर्स स्टेट, विच आर द करेक्ट? आप तो जानते ही हैं, बी द राइट आंसर 1 and 2। इट इज ए रीजनल ग्रुपिंग जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसका स्थापना 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के समय किया गया था थाईलैंड में।
और उस समय एक डिक्लेरेशन था जिसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो पूछा जाएगा बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विथ, तो आसियान का स्टेब्लिशमेंट। फाउंडिंग फादर इसके कौन कौन थे, तो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। लेकिन आगे चलकर इसके मेंबर की संख्या बढ़ती चली गई और हर चेयरमैनशिप जो होता है रोटेट करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंग्लिश मेंबर के सदस्य के तौर में। जैसे बी से बुर्मई, सी से कंबोडिया, इंडोनेशिया, आई से इंडोनेशिया, एल से लाओस, फिर एम से म्यांमार, मलेशिया, एम ए मलेशिया, नॉट म्यांमार, पहले पहले मलेशिया फिर म्यांमार, तब जाके फिलीपींस, तब जाके सिंगापुर, फिर थाईलैंड और फिर वियतनाम। इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। एनुअली बेस में रोटेट करता है लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑफ देयर नेम, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके संबंध में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुआ था, उसकी मतलब कर सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट। क्वेश्चन गलती लिखा है, उतना अच्छा से नहीं लिख पाया। इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मतलब यहीं से क्या यूएन से निकला था। इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ a dialogue between industrialized and developing country on the link between economic growth and well-being of the people around the world। कौन सा सही है, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तो दूसरा छाट दीजिए और एक और तीन के साथ चले जाइए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, यूएनसी ई, ठीक है, 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट 1972, जिसको हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इसकी पहली मीटिंग 1972 में हुई थी। दुनिया का पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो खास करके इन्वायरमेंट के इशू को लेकर बनाया गया था। और इसका एम मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारी जो ग्रह है पृथ्वी है, उसकी जो रिसोर्सेस है और इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कंट्रीज अग्रीड टू नॉट टू हार्म ईच अदर्स इन्वायरमेंट। एक दूसरे के वातावरण को, एक दूसरे के पर्यावरण को हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसा कोशिश करें अपने एरिया बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन। वन ऑफ द मेजर रिजल्ट ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकल के आया था, यूएनईपी इसी से निकल के आया था। लेकिन यूएनएफ ट्रिपल सी हो, सीबीडी हो, ये सब सब जो है ना, वो किसका पैदा है, वो सब 1992 रियो डी जेनेरियो का पैदा है। तो इसकी बात कर ले पहले। तो पार्टिसिपेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ प्रिंसिपल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सेवरल रेजुलेशन। अब क्या क्या किया गया है, रेजुलेशन क्या क्या डिक्लेरेशन है। एक तो प्लेस्ड इन्वायरमेंटल इशू एट द फोर फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न, जो पर्यावरण से जो मुद्दे हैं उसको विश्व के समय समक्ष रखना। मार्क the start of dialogue between industrialized and developing countries on the link between economic growth, pollution of the air, water, ocean, well-being of the people around the world। पूरी मानवता के हितों को ध्यान में रखती है यार ये स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, एटीएस। तो ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के बारे में आपको जानकारी है। देखिए, इट वाज द क्वेश्चन है कि इट वाज द फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल। अंटार्कटिक ट्रीटी का आर्म कंट्रोल से क्या जुड़ा हुआ है, तो सुन लीजिए पहले। इट वाज द फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द कोल्ड वार के समय, सेटिंग असाइड द कंटिनेंट एज ए साइंटिफिक प्रिजर्व, स्टेब्लिशिंग फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको छोड़ दिया गया था। अरे भैया, पृथ्वी का सारा जमीन तो आप लोगों ने हड़प ही लिया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, कम से कम अंटार्कटिक भूमि को तो छोड़िए। ये मतलब कोल्ड वार के बाद ये मतलब मान्यता स्थापित करने की कोशिश की गई थी क्या अंटार्कटिक ट्रीटी में। अंडर द ट्रीटी अंटार्कटिका इज डिफाइंड एज द ऑल लैंड एंड आइस शेल्फ साउथ टू 60 डिग्री साउथ
साउथ ऑफ 60 डिग्री के जो नीचे है उसका सारा का सारा जो भूमि है, सारा का सारा जो बर्फ है उसको अंटार्कटिका घोषित कर दिया गया। सारा का सारा उसका जो पानी है, पानी, भूमि, बर्फ, ये सब के सब अंटार्कटिका है, जो साउथ 60 डिग्री साउथ नीचे से पड़ता है। द ट्रीटी एम्स एट प्रोहिबिटिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में अगर पता होगा तो आप 2 और 3, 2 और 1 तो कॉमन, 2 और 3 के बारे में समझ लीजिए। बी 1 और 3, बी जो है वो गलत है, मतलब दूसरा कथन स्टेटमेंट गलत था। अंटार्कटिक ट्रीटी आर रिलेटेड अग्रीमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम ATS, जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? ऐसा नहीं है उस जमीन को लड़ने लगे हम, हमारा है तुम्हारा नहीं है, मेरा है इतना है। अर्थ अर्थ ओनली कंटिनेंट विदाउट ए नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरी पृथ्वी का एकमात्र ऐसा क्षेत्र इलाका जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, नेटिव पॉपुलेशन माना जाता है, मनुष्य नहीं, मतलब नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट स्टैब्लिशिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वार के समय पहला आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट था, जो कि स्थापित किया गया था इस सोच के दृष्टिकोण से कि यहाँ पर साइंटिफिक प्रिजर्व किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, मिलिट्री एक्टिविटी किसी प्रकार का नहीं होगा। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रीटी सिस्टम अंटार्कटिका इज डिफाइंड, अंटार्कटिका को डिफाइन कर दिया गया कि ये सारे के सारे जो लैंड है, जो बर्फ है, जो सेल्फ साउथ डिग्री 60 डिग्री से नीचे पड़ते हैं साउथ लैटिट्यूड में, बट नॉट द सराउंडिंग वाटर्स, लेकिन उसके चारों तरफ का पानी इसमें कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है। केवल और केवल यहाँ का लैंड और आइस सेल्फ जो है वो, जो कि 60 डिग्री नीचे है, उसको इंक्लूड किया गया है। वहाँ का वातावरण का पानी नहीं इसके तहत आता है। द ट्रीटी एम्स एट प्रोहिबिटिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन अंटार्कटिका। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल को लेकर कुछ बातें याद कर लीजिए। देखिए 1963 में पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आई थी, PTBT, ठीक है, पार्शियल आया था पहले, मतलब कोशिश की जा रही थी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है जिसके माध्यम से रेडियो एक्टिव निकल सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है स्टेट के लिए, उसको बाहर ना ले जाया जाए, उसका टेस्टिंग को बाहर ना किया जाए। और उसके बाद NPT आया था जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ओनली बाइंडिंग ट्रीटी फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। ये सिर्फ एक बाइंडिंग ट्रीटी है, वो भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, वो भी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो उसके लिए, लेकिन भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किया है। उसके बाद न्यूक्लियर CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सभी प्रकार का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है सबको बैन करता है इन ऑल एनवायरनमेंट, नॉट एट एंटर्ड इनटू फोर्स, हालांकि अभी तक फोर्स में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज द यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो यूनाइटेड नेशन का सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड दैट parents have the exclusive rights to determine freely and responsibly the number and spacing of their children। बच्चों के बीच कितना गैप हो, कगो बच्चा हो, क्या माता पिता को पूर्ण अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने कितनों बच्चों को पैदा करें, कितना बच्चा का गैप रखें। चलिए डी, क्योंकि ऐसा तो इनकरेक्ट तो दोनों नहीं है, दोनों सही है। यूनाइटेड नेशन फंड जो है
वो पॉपुलेशन एक्टिविटीज के लिए बनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज मतलब ओवरऑल जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, ये UNFPA क्या है? वो यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी इज ए फॉर्मली नेम्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसको पॉपुलेशन फंड बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1969 में इस उद्देश्य से की गई थी जनरल असेंबली के द्वारा कि पेरेंट्स को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि वो डिटरमाइन करे कितना नंबर बच्चा का रखना चाहते हैं और कितना गेप रखना चाहते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है कॉल्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स, जनन अधिकार फॉर ऑल एंड supports access to wide range of sexual and reproductive health services, including voluntary family planning करना है, maternal health care और comprehensive sexuality education। सेक्स को लेकर क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, मैटरनल हेल्थ को किस तरह से मजबूत किया जाए, फैमिली प्लानिंग मेरा इच्छा के अनुसार हो, उसको मजबूत करने के लिए एक फंड स्थापित की गई थी और ये पूरी दुनिया में है फैला हुआ। जबरदस्ती नसबंदी ना हो, ये सब के लिए काम करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइव आइज अलायंस। फाइव आई अलायंस एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, जिसकी मतलब नज़र जो है वो 2022 रशिया यूक्रेन वार एज ए मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, मतलब क्या ये अभी इवॉल्व हुआ है 2022 में? ये तो बल्कि इनकरेक्ट है यार, बी इज इनकरेक्ट। फाइव आइज तो पहले बना है। फाइव आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आता है। इसकी मतलब शुरुआत जो है, इसकी सुगबुगाहट जो थी वो कोल्ड वार के समय की गई थी, ताकि सोवियत यूनियन और उसके जैसे जो सो कोल्ड समाजवादी देश थे उसको मतलब घेरा जा सके, उसका मॉनिटरिंग किया जा सके। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस अलायंस। अब तक माना जाता है कि ये जो फाइव आइज है ना, वो दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे सक्सेस इंटेलिजेंस एजेंसी है। बट रिसेंटली इट हैज सफर्ड एन एम्बारसिंग सेटबैक। इसको झटका पड़ा अभी, ठीक है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चला कि रसिया ने किस तरह से यूक्रेन को घेर लिया और उसकी भूमि पर आक्रमण भी कर दिया। तो फाइव आई का पांचों आग बंद हो गया था उस समय। टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी रिसेंटली इन न्यूज। ये टाइटल 42 जो है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर है, वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो सिंपल सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। टाइटल देखिए, यूनाइटेड नेशन अनाउंस किया था कि वह कोविड-19 को एक्सटेंड कर देगा, एक्सटेंड द कोविड-19 पेंडेमिक एरा रिस्ट्रिक्शन। जो कोविड-19 में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसको बढ़ा देगा, नन एज टाइटल 42 टू एक्सपेल, ताकि जो निकारागुआ, क्यूबा, हैती, US मैक्सिको बॉर्डर में जो पकड़े गए थे सबको वापस भेजने के लिए, उनको धक्का देने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, माइग्रेंट्स को एक्सपेल करने के लिए कोशिश की गई थी। और उनमें और हार्ड रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया गया ताकि ब्लॉक द नेशनलिस्ट फ्रॉम सीकिंग एसाइलम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कोई एसाइलम मतलब नहीं बोलते हैं, सो कॉल्ड एसाइलम। स्प्रिंग रेवोल्यूशन इन रिसेंट इन न्यूज। कहाँ पर स्प्रिंग रेवोल्यूशन चल रहा है यार? म्यांमार में। Myanmar has remained in a violent turmoil since military takeover as a battle raged between pre-democracy forces and military forces। आपको पता होगा म्यांमार में 3 साल पहले क्या हुआ? लोकतंत्र के तख्ता पलट करके सैन्य शासन को स्थापित कर दिया गया
तो डे आफ्टर डे many new parliamentarians organize themselves into a national unity गवर्नमेंट NUG बना लिया उन्होंने, और उन्होंने अपने आप को घोषणा कर दी कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं स्प्रिंग रेवोल्यूशन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। UNESCO is a specialized agency of United Nations, okay, and seeks to build peace through international cooperation in education, science, and culture. It is also a member of United Nations Sustainable Development Group (UNSDG). To be a member of UNESCO, the country must be member of United Nations. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप यूनेस्को का मेंबर बनने के लिए यूएन का मेंबर बने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको बोलते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, और इसका मुख्य भूमिका जो है दुनिया भर में शांति स्थापित हो उसके लिए वो शिक्षा में, साइंस में और कल्चर में योगदान देता है, ठीक है। इसके लिए इसके जो मेंबर है, इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, और ये यूएनएसडीजी का मेंबर भी है, एक जो कि कोएलिशन है, किसका किसका गठबंधन है इसमें, यूएन एजेंसी का, ठीक है, ताकि ये दोनों मिलकर यूएन और यूनेस्को और यूएनएसडी दोनों मिलकर एक तरह से एसडीजी को स्थापित करने में, उसको फुलफिल करने में मदद कर पाए। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। 3 यूनेस्को मेंबर्स स्टेट्स आर नॉट द यूएन मेंबर। देखिए कौन कौन है, याद कर लीजिए अच्छे से। एक तो कुक आइलैंड, पैलेस्टाइन और न्यू, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर तो नहीं है लेकिन यूनेस्को के मेंबर है, ठीक है। तो यूनेस्को इज मोर बिग हर्ट, यूनेस्को का दिल जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें दादागिरी नहीं चलती है वैश्विक, ठीक है। इसलिए कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्टाइन, वहाँ भी यूनेस्को काम करता है शांति की स्थापना के लिए, शिक्षा, साइंटिफिक अप्रोच, मानवता के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। वाइल द यूएन मेंबर्स जैसे कि इजराइल, लिंचेस्टीन, वो यूनेस्को के मेंबर नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। तो यूनेस्को का मेंबर नहीं है तो इजराइल है, लिंचेस्टीन है, यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएन के तो मेंबर है भाई, बट यूनेस्को के मेंबर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनेस्को। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनेस्को का? एक तो क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता रहे, मोबिलाइजिंग करना हो साइंटिफिक नॉलेज को, पॉलिसी हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए धरती पर, एड्रेसिंग करना है जो सोशल और इथिकल चैलेंजेज हमारे देश में, इतनी प्रॉब्लम बहुत होता है, सामाजिक सद्भाव को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, लिंचिंग के माध्यम से, मॉब क्राउडिंग के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं तार तार करने की कोशिश की जाती है, उसको भी एड्रेसिंग करता है, देखता है कि मानवता की भावना कैसे जागृत हो देशों में। इसके अलावा कल्चर डाइवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल डायलॉग, कल्चर ऑफ पीस, शांति की स्थापना हो, इंटेलेक्चुअल लोग आपस में मिल बैठे, कल्चरल डाइवर्सिटी का आदान प्रदान हो, संस्कृतियों का मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच डेवलप हो विश्व में, इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से एक समावेशी ज्ञानवर्धक सोसाइटी का निर्माण हो, फोकस करता है उन ग्लोबल प्रायोरिटी एरिया जैसे कि अफ्रीका, जेंडर इक्वालिटी, उसका मुख्य मतलब भूमिका है यही सब में। अफ्रीका के जो भूमि है उसको किस तरह से, जहाँ पर बहुत दिक्कत है उसको सुधारा जा सके, जेंडर इक्वालिटी के लिए भी काम करता है। अब हम बात करेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल की। ब्रेंट क्रूड जो अपन एक चर्चा में रहता है, एक बेंचमार्क प्राइस है क्रूड ऑयल का। इट इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ सी ऑफ द कोस्ट। किसका? ब्रेंट क्रूड जब भी देखे सीधा सीधा आंख मूंद के मारिए बी, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे। तो ब्रेंट ब्लेंड इज द नेम ऑफ
टू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ क्रूड ऑयल। दुनिया में दो महत्वपूर्ण वैश्विक ग्लोबलाइज रिकॉग्नाइज जो है वो क्रूड ऑयल है, बेंचमार्क प्राइस निर्धारित होता है। एक तो है ब्रेंट ब्लेंड जो कि नॉर्थ सी से निकलता है और ये हल्का होता है, मीठा होता है। ब्रेंट ब्लेंड इज मोर देन हाफ ऑफ द क्रूड ऑयल ट्रेडेड इंटरनेशनली। लगभग 50% से ज्यादा ब्रेंट ब्लेंड का ही दुनिया भर में इंटरनेशनली ट्रेड होता है। ब्रेंट ब्लेंड जो ब्रेंट ब्लेंड है इज अ ब्लेंड ऑफ क्रूड ऑयल extracted from the oil fields in the North Sea between यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे के बीच में जो नॉर्थ सी है, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच में जो नॉर्थ सी है ना, उसके वहां से उसको खोद के निकाला जाता है। ठीक है। Consider the following statement regarding Indo-Pacific for maritime domain awarenesses. Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awarenesses. It is a satellite-based maritime security system जिसका उद्देश्य शांति, स्थायित्व, समृद्धि इन इंडो पैसिफिक रीजन में। ये जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डेवलपमेंट जो एजेंडा है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूएन क्लोज के द्वारा। इनिशिएटिव विल allow tracking the dark shipping and other tactical activities in Indo-Pacific region, which is the correct. चलिए सी इज द आंसर। एक और तीन दो तो गलत है क्योंकि इसको यूएन क्लोज के द्वारा नहीं बल्कि इसको क्वाड के मेंबर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेजर मैरीटाइम इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड लीड अस टू चेक इलीगल फिशिंग। जो प्रशांत महासागरों में इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत महासागर में जो कुछ इलीगल फिशिंग हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको चेक किया जाए, तो क्वाड के मेंबर के द्वारा इस कदम को बढ़ाया गया है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेसेस will offer an integrated and cost-effective maritime domain and transform the ability of partners in the Pacific Island, Southeast Asia, Indian Ocean region to fully monitor and water on their shore. शॉर्ट में समझ लीजिए प्रशांत महासागर, दक्षिण सागर, दक्षिण एशिया का सागर और हिंद महासागर में जो कुछ गतिविधियां हो रही है वो पारदर्शी ढंग से हो, स्वच्छ ढंग से हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो ना हो, दादागिरी बिल्कुल ना हो, टेरिटोरियल जो क्षेत्र होता है उनका सम्मान हो, मैराइन सोर्स का एक उचित उपयोग हो, उचित दोहन हो, इलीगल फिशिंग बिल्कुल कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए, जो पायरेसी गतिविधियां होती है, डकैती जो होता है, समुद्री लूटे थे उसको कैसे रोका जाए। इस उद्देश्य के लिए जो क्वाड के जो मेंबर हैं उन्होंने प्रशांत पैसिफिक पार्टनरशिप मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेसेस को क्रिएट किया है और इसका जो एक सैटेलाइट होगा, अपना सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसका मूल उद्देश्य होगा शांति, स्थायित्व और समृद्धि। किसमें? इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ये जो इनिशिएटिव है ना उसमें 3 क्रिटिकल रीजन है। एक तो पैसिफिक आइलैंड जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशियन, तो पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशियन को मतलब 3 क्रिटिकल क्षेत्रों को चुना गया है। और अलाउइंग द ट्रैकिंग ऑफ डार्क शिपिंग, जो अंधेरे में छुप छुप कर जो गलत एक्टिविटीज को क्रिया करते हैं उनको एक तरह से ट्रैकिंग करना है। एंड अदर टैक्टिकल एक्टिविटी, जो जासूसी कर रहा है, जो अंडर मैरिन सबमरीन भेज रहा है, चाइना को कंटेन करने का भी कोशिश है। सोच में होता ना, डार्क शिप क्या होता है? वास्तव में ऐसे वेजल होते हैं विद देयर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इनका अपना आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ए ट्रांसपोंडर सिस्टम, स्विच ऑफ एज नॉट टू बी डिटेक्टेबल। अपना स्विच ही बंद कर लेता है बेटा, ये ऐसा सिस्टम है इसके अंदर डार्क शिप में, ताकि उसको डिटेक्ट ना किया जा सके अंधेरा में। द मैरीटाइम सिस्टम विल ऑल्सो इम्प्रूव द पार्टनर एबिलिटीज टू रिस्पॉन्ड
climate, humanitarian events, and protect their species. Vital need for many Indo-Pacific economics. Thank you.